नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और आपकी तैयारी कराने के लिए शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान आज है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आज आपका। और हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है। परिचय करा दे आशीष से, जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और हिंडाल्को पर क्यों है जेपी मॉर्गन बुलिश। वरुण से हम जानेंगे निफ्टी में अगले महीने से होने वाले अहम बदलाव क्या है, उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है। और कुशल से हम जानेंगे आईटी सेक्टर को लेकर क्या है नैस्कॉम के ऑब्जर्वेशन। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा कल के लाइफ टाइम हाई के बाद उतार चढ़ाव भरे माहौल में बाजार में ऊपरी स्तरों में काफी बिकवाली देखने को मिली। ऊपरी स्तर से निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा लुढ़का तो सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूटा। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी भी डे हाई से 600 अंक फिसलकर ही आज बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1144 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं डीआईआईज की बात करें, जो कि घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, उन्होंने करीब 1560 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख करते हैं। सर, आज हमने देखा कि बाजार ऊपरी स्तरों पर अपने आप को संभाल नहीं पाया है और फिसल गया, लेकिन आखिर में कुछ रिकवरी भी जरूर दिखी। आज के कारोबार को कैसे समझा जाए? कल की ऐतिहासिक तेजी के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से सुबह सुबह बेहद दमदार शुरुआत की और शुरुआत करते ही बाजारों ने फिर से नए लाइफ टाइम हाई यानी कि ऐतिहासिक स्तर बनाए और उसके बाद और मजबूती बनी। निफ्टी 15,400 के पार निकला और टिका भी। बैंक निफ्टी भी 37,700 तक पहुंचा और 52,500 तक सेंसेक्स पहुंचता हुआ नजर आया और वहां पर लाइफ टाइम हाई बनाए। लेकिन मिड सेशन में एक अच्छी मुनाफा वसूली और तेज गिरावट होती दिखी। ऊपरी स्तरों से बाजार अच्छे खासे फिसले भी, लेकिन आखिरी एक घंटे में फिर से निचले स्तरों से रिकवरी आई और निफ्टी एकदम फ्लैट 1 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। तो सेंसेक्स में मामूली 50 अंकों की कमजोरी रही और बैंक निफ्टी भी मुश्किल से 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो दोनों तरफ के ट्रेड आज मिले, पहले बेहद मजबूती वाला और उसके बाद अच्छी खासी तेज मुनाफा वसूली और उसके बाद स्मार्ट रिकवरी भी। जहां तक बाजारों का सवाल है, ये एक्शन जो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का आया, वो एक कल की अच्छी तेजी और आज के बड़े गैप के बाद मुनाफा वसूली के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बाजार एक तरफा नहीं चलेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती दिखेगी, लेकिन निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी का सपोर्ट है, मजबूत है बाजार। एफआईआईज की खरीदारी है, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट है, ट्रेंड मजबूत है, सेंटीमेंट अच्छा है, नतीजों का सीजन लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में हर गिरावट में खरीदारी का माहौल बाजार में है ही और जब तक बाजार अहम लेवल्स को तोड़कर नीचे न जाए तब तक शायद डरने और घबराने की ज़रूरत है भी नहीं। तो इस ट्रेंड पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और वही आपको नज़र आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर एक्शन है और वहाँ पर भी खरीदारी अच्छी खासी होती हुई दिखी है। इंडेक्स को बचाने के लिए निफ्टी और सेंसेक्स में खरीदारी के लिहाज से कुछ न कुछ सेक्टर्स या स्टॉक्स का पूरा कंट्रीब्यूशन आता दिख रहा है और वही वजह है कि निचले स्तरों से रिकवरी भी आ रही है। तो दोनों तरफ के ट्रेड बाजार में आज मिले हैं और बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी हाईलाइट्स तो यही है, एक बार फिर से बाजार ने नए रिकॉर्ड आज दिन के दौरान छुए। बिल्कुल सर, अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे, आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले जो अब बाजार में आज ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली, वहां पर कहां पर सबसे ज्यादा सेक्टर में अच्छी मूवमेंट दिखाई दी, कहां पर थी नरमी, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष से। आशीष, जरा बताएं आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था बाजार में? देखिए, रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद बाजार में ऊपरी तरफ से तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स अगर आप देखें तो क्लोजिंग के समय बिल्कुल सपाट बंद हुए, लेकिन निफ्टी बैंक में आप देखें लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो मोर और लेस पॉजिटिव भी देखने को मिला। सबसे पहले वो स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। HEG ये स्टॉक आपको लगातार सच्चिदानंद जी ने बताया 13% तक के मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले। मयूर यूनिकोटर्स 6 से 7% की तेजी देखने को मिली, ये स्टॉक आपको संदीप जैन साहब ने बताया था। और PNB हाउसिंग यहाँ पर
पर देखिए 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। हिमांशु जी ने स्टॉक आपको बताया था। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज सरकारी स्टॉक्स में एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आया। पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी और एनएचपीसी, ये चारों स्टॉक ऐसे जिन्होंने अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छुआ। ओएनजीसी में अगर आप देखें तो अच्छी ब्रोकरेज हाउस का जो रिपोर्ट आई, इसका एक असर देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में देखिए हिंडाल्को पर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेपी मॉर्गन की एक सपोर्टिव रिपोर्ट थी, इसका एक असर रहा। वेदांता, नाल्को और टाटा स्टील और सभी स्टील स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में देखिए खबरों का असर देखने को मिला। आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कहीं ना कहीं तीनों बैंक्स का जो निजीकरण हो सकता है, इसके चलते देखिए 15 से 20% तक के अपमूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिले। और आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी अगर आप देखें तो बढ़िया एक्शन देखने को मिला। पीएनबी हाउसिंग के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैग्मा फिनकॉर्प में लगातार जो 5% अपर सर्किट का सिलसिला है वो जारी देखने को मिला। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हमने देखा था कि नतीजों के बाद तेज गिरावट देखने को मिली थी। अब निचले स्तरों से अगर आप देखें तो बढ़िया खरीदारी स्टॉक में भी देखी जा रही है। फार्मा स्टॉक्स में देखिए मोमेंटम तेज रहा और खासतौर पर अगर आप देखें तो आखिरी 1.5 घंटे में बढ़िया बाइंग रैली यहाँ पर देखने को मिली। बायोकॉन को एक शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा है वो देखने को मिला। लुपिन में फ्रेश ब्रेकआउट रहा। एस्ट्राजेनेका 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। और ग्लेनमार्क में भी अगर आप देखें तो 2 दिन की लगातार गिरावट के बाद 2.5% के मूव्स देखने को मिले। सिर्फ एक आईटी और प्राइवेट बैंक से कुछ ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स रहे जहां पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। जी बहुत शुक्रिया आशीष, इस पूरी खबर पर मतलब पूरे बाजार का और अपडेट देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपसे और बातचीत जारी रखेंगे। संदीप जी हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, अब आज के बाजार पर क्या राय है आपकी, क्योंकि हमने कल एक अलग माहौल बाजार का देखा, आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे अनएक्सपेक्टेड लाइंस थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिला है। क्या कुछ बाजार के पास ऐसे संकेत हैं कि एक बार फिर से हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिले? देखिए बाजार में ये तो पक्की बात है कि निचले लेवल पे जहां पे भी करेक्शन आता है वहां पे बहुत अच्छी बाइंग आती है। और एफआईआई जिस तरीके से कल भी बाइंग किया और आज भी उनके कैश मार्केट्स में और बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए जैसे अनिल जी कह रहे थे कि एक कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा मार्केट, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। जो लग रहा अभी भी यूफोरिया का माहौल बना नहीं है और बहुत सेक्टर वाइज रोटेशन हो रहा है। कभी एक सेक्टर चलता है फिर दूसरा चलता है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए बिल्कुल बाइंग करते रहनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो डाउनसाइड आता है तो वहां पे यूज करें बाइंग अपॉर्चुनिटीज को। सो आई एम स्टिल वेरी बुलिश इन द मार्केट्स। और मुझे ऐसा लगता है 15,400 450 का लेवल है जहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आए, बट ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन से रणनीति अपनाए इन सिलेक्टेड स्टॉक्स। ओके, अब कल खरीदारी करनी हो तो हमेशा की तरह 2 स्टॉक आप बताते हैं एफएनओ और कैश सेगमेंट का, तो वो कौन से होंगे और हफ्ते भर की पोजीशन कहां रखी जाए? बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते फ्राइडे को मैं आया था और उस दिन जो स्टॉक्स दिए थे वो जबरदस्त परफॉर्म किए। और इनफैक्ट ग्लॉस्टर मैंने लॉन्ग टर्म पिक पे दिया था, वो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करते हुए दिखा। कैनफिन होम्स टारगेट अचीव करते हुए दिखा। एक्सर केम थोड़ा बहुत चला 3-4% और एचडीएफसी बैंक ने भी टारगेट अचीव किया। बट अब जो मैं स्टॉक दिया हूं वो है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। इंट्राडे एफएनओ पिक है और आज के मार्केट में भी खूब वॉलेटाइल मार्केट था, बट ये स्टॉक काफी रेजिलिएंट था। और बेस्ट पार्ट इज कि काफी कंसोलिडेटेड स्टॉक है और मुझे ऐसा लगता है कि 491 की जो क्लोजिंग है यहाँ पे ले, 482 का स्टॉप लॉस लगाए और 510 और 520 का टारगेट इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे कल के लिए। और राइट्स लिमिटेड जो अगेन पीएसयूज में जिस तरीके का माहौल बना हुआ और रेलवे का एक आईपीओ आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस चीज को एनकैश करना चाहिए। तो इंट्राडे कैश पिक के तौर पे मैं राइट्स को लाया हूं जो कि 245 पे बंद हुआ था, 255 259 का टारगेट लगाए और 240 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे जिस तरीके से सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने एक सीमेंट स्टॉक ही चुना है और वो है सागर सीमेंट्स, जो कि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार रेकमेंड कर रहा हूँ, मैंने जैन साहब के जेम्स भी स्टॉक को दिया है और अब वापस से एक अच्छे कंसोलिडेशन पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 718 के लेवल्स है जो क्लोजिंग प्राइस थी, 790 810 के टारगेट के लिए और 690 का स्टॉप लॉस लगाए पोजिशनल पिक के तौर पर। बिल्कुल, तो संदीप जी की पसंद एफएनओ से आईसीआईसीआई प्रू में और कैश से राइट्स में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे पिक है उनकी और पोजिशनल व्यू सागर सीमेंट में रखने की उनकी सलाह है। बातचीत जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और फोकस करते हैं हिंडाल्को पर खास तौर पर। जेपी मॉर्गन काफी बुलिश है हिंडाल्को पर।
और उसकी वजह क्या है ये समझना जरूरी है, और कैसे हो सकती है हिंडाल्को की री रेटिंग जानते हैं। पूरा रिसर्च मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष के पास फिर से चलते हैं। आशीष, बताएं किन वजहों से हिंडाल्को पर जो ब्रोकर हैं वो काफी बुलिश हैं। देखिए, आज हिंडाल्को पर जेपी मॉर्गन की एक बढ़िया बुलिश रिपोर्ट आई, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ 335 रुपए का लक्ष्य दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि 500 के पार जाए, और इसके लिए कंपनी को देखिए अपना रिटर्न ऑन इक्विटी सुधारना होगा, और ग्लोबल ग्रोथ एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी की री रेटिंग के लिए। और ये मान रहे कि 500 का लक्ष्य आएगा, तो यानी FY24 के हिसाब से अगर आप देखें तो EV EBITDA ऑलमोस्ट 6.6 टाइम्स के मल्टीपल को ये कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके का प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो लक्ष्य है हासिल हो सकता है, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजे देखिए अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे। नोवेलिस का EBITDA प्रति टन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हाई टाइम पर चल रहा है, वहाँ पर एक बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। ग्लोबली भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो जो मेटल की मांग है, कीमतें हैं, इनमें एक बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भी शामिल है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि ये स्टॉक आगे आके बेहतरीन रिटर्न देगा। ओके, ये तो पूरी खबर समझाई अच्छे से आशीष ने। एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा का मानना है कि 2 से 3 सालों में हिंडाल्को का शेयर जो उसका मौजूदा भाव है उससे डबल हो जाएगा। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा। अगर आप हिंडाल्को को देखें तो हिंडाल्को को अकेले में ना देखें, इसको आप नोवेलिस के साथ देखें जो इसकी एक कंपनी है। तो एल्यूमिनियम की खपत बढ़ने वाली है, और ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में दे रहा हूं। मुझे लगता है कि यहाँ से डबल भी हो सकता है हिंडाल्को, और उसका कारण ये है कि ईवी में इतनी ज़्यादा खपत होने वाली है एल्यूमिनियम की, तो भारत में ही नहीं अभी तो ग्लोबली भी हिंडाल्को का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा। और जो मैंने बोला रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम के लिए जो नोवेलिस जो काम करता है, मुझे नहीं लगता उसका कोई मेजर कोई कंपटीशन है अभी, तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से डबल होने का। संदीप जी, हिंडाल्को के लिए काफी पॉजिटिव खबरें, जो ब्रोकर हैं वो भी बुलिश हैं। हिंडाल्को में क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए, जिन्होंने ले रखा वो तो बिल्कुल होल्ड करके रखे। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स थे और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी मुझे ठीक लगता है, और ईवी का भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। एंड बेस मेटल्स में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, और ये प्लस अपने अगर बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। बट मैं यही कहूंगा कि मेटल स्टॉक्स सिक्लिकल होते हैं, और जब चलती है तो चाल बहुत बड़ी आती है और फिर बाद में बहुत बड़ा लल भी आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड बाय एंड फॉरगेट वाली इन्वेस्टिंग की राय में वैसे नहीं देता जनरली मेटल स्टॉक्स में। बट यस, इस स्टॉक को आप कहीं भी करेक्शन आए तो लेने की कोशिश करें, और हो सकता है कि ये अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से दे आने वाले दिनों में, बिकॉज ऑफ द बेस मेटल्स एंड द बूम साइकिल। ओके, चलिए, ये तो हिंडाल्को की बात हुई। निफ्टी 50 में अगले महीने के अंत में कई अहम बदलाव होने वाले हैं। इस दौरान टाटा कंज्यूमर की एंट्री की उम्मीद है। क्या बदलाव और होंगे अगले महीने निफ्टी में, समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण, बताएं बदलाव के बारे में। देखिए, मार्च के अंत में निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी, और यहाँ 2 स्टॉक्स का रिप्लेसमेंट होगा। टाटा कंज्यूमर्स जो कि निफ्टी का हिस्सा बनेगा, और गेल जो कि निफ्टी 50 से बाहर जाने वाला है। ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का एक क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। इस क्राइटेरिया में सबसे फिट तो वैसे एवेन्यू सुपरमार्ट बैठता है, लेकिन क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट एफएमओ में नहीं है, इसके लिए निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरा जो सबसे बेस्ट स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर्स, और ये पूरी तरह से हर क्राइटेरिया में फिट बैठता है निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के लिए। और गेल जो है वो जो है निफ्टी 50 के बाहर जा सकता है। गेल का जो वेटेज है करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का है। टाटा कंज्यूमर्स जब निफ्टी 50 में आएगा तो उसका वेटेज करीब 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का होगा, और इसके चलते टाटा कंज्यूमर्स में करीब 750 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो आ सकती है, और गेल में भारी भरकम बिकवाली हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो कि केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर वहाँ निवेश करते हैं। और अगर टाटा कंज्यूमर्स निफ्टी 50 में पहुँच गया तो जाहिर सी बात है काफ़ी इनफ्लोज वहाँ आएंगे, और गेल अगर बाहर चला गया तो वहाँ पे आउटफ्लोज आपको देखने मिल सकते हैं। और अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि टाटा कंज्यूमर्स जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा, और गेल बाहर जाने वाला है। बहुत शुक्रिया वरुण, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल में हम तक रिसर्च पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, और खासतौर से देश के आईटी सेक्टर को लेकर जो नैसकॉम है उसके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं ये समझते हैं। नैसकॉम को आईटी सेक्टर में कितनी ग्रोथ नजर आ रही है ये जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। कुशल, बताइए।
जी, तो पेंडेमिक से इम्पैक्टेड सभी सेक्टर्स रहे थे, पर आईटी सेक्टर को लेकर नैस्कॉम बॉडी जो है ग्रोथ का अनुमान कर रही है और वो भी 2.3% की ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रही है और करीब 19,400 करोड़ डॉलर पर जो है ये पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। अब देखिए ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक के बाद जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आईटी कंपनियां कर रही हैं उसका क्लियर फ़ायदा जो है आईटी कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है और खासकर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी स्पेंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, ऐसा 71% सीईओज जो है वो मानकर चल रहे हैं जो नैस्कॉम ने सर्वे करवाया था। यही नहीं, अब 1500 करोड़ डॉलर के मजबूत डील पाइपलाइन से भी आईटी सेक्टर के लिए कैश फ्लोज जो है वो आगे के लिए मजबूत हो रहे हैं और FY21 में जो दो बड़ी ज्योग्राफीज कॉन्टिनेंटल यूरोप और साथ ही एशिया पैसिफिक, यहाँ से सबसे बेहतरीन ग्रोथ आती हुई दिखेगी और सेक्टर में BFSI और हेल्थ केयर का बोलबाला रहेगा। इनफैक्ट आप देखिए H2 FY20 के मुकाबले जिस तरह से Q1 FY21 और इंटायर अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 देखें 80% की बढ़त जो है क्लाउड अडॉप्शन में होती हुई दिखी और आगे के लिए भी जो आउटलुक है वो काफ़ी बेहतरीन है, खासकर क्लाउड अडॉप्शन को लेकर। और यही नहीं, अगर आप FY21 में देखें तो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट 1,40,000 नए जो है कर्मचारी जोड़ते हुए दिखे हैं। तो पेंडेमिक की वजह से भी आप देखिए कहीं ना कहीं अक्रॉस सेक्टर्स कटिंग हुई है, कॉस्ट कटिंग हुई है, पर कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर जो है वहाँ पर हायरिंग के संकेत काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं। चलिए, नैस्कॉम की आईटी सेक्टर पर ऑब्जर्वेशन बताई आपने कुशल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। आज आप कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन बताएंगे? अरे बंद करो ना। नमस्ते नमस्ते जी। तो आज मैं दो ऑप्शन, एक सेकंड प्लीज गिव मी अ सेकंड प्लीज। देयर आर टू स्टॉक्स व्हिच आई हैव ब्रॉट, वन इज टाटा कैम, अनदर इज पिडिलाइट। तो टाटा कैम के अंदर मेरी ये सलाह है कि फरवरी की 600 की कॉल ली जा सकती है 15 रुपए पे और स्टॉप लॉस रखा जाए उसमें 11 रुपए और टारगेट रहेगा उसका 23 रुपए। तो दूसरा जो स्टॉक है वो है बेसिकली FMCG से पिडिलाइट, अच्छा खासा ब्रांड, लेकिन हम इसको ट्रेडिंग की दृष्टि से ही देख रहे हैं फिलहाल। तो 1800 की फरवरी की कॉल ली जा सकती है 38 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 26 रुपए और टारगेट रहेगा 55 रुपए। तो दोनों ही स्टॉक आप 4 या 5 दिन से ऑप्शंस होल्ड न करें। माफ कीजिएगा, शुरू के अंदर जो आपने आवाजें सुनी वो एक मैरिज में जो हम आए हुए हैं वहां की थी, माफ कीजिएगा। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू सो मच शर्मा जी, एक बार फिर से हमारे लिए समय निकालने के लिए और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। सीधे अनिल जी का रुख कर लेते हैं। सर, अब कल बाजार को संकेत कहां से मिल सकते हैं, कौन से संकेत जरूरी होंगे बाजार के लिए? दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन अहम लेवल्स पर नजर रखी जाए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, आज रात अमेरिकी बाजारों में एक दिन की छुट्टी के बाद आज से फिर ट्रेड शुरू होगा। 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे आज हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। ठीक है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजारों के लिए निचले स्तरों पर अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तुरंत जो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर कल, वो है 15,165 से 15,240 की रेंज। ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर दिखेगी। वैसे तो ये रेंज छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हो जाएं और नीचे आएँ तो 15,065 से 15,115 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन निफ्टी के लिए निकल कर आएगा और वहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों होगी। ऊपरी स्तरों पर अब 15,400-425 हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करने के बाद 15,500 तक का रास्ता निफ्टी के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर भी दिख रहा है। 35,500 35,700 की रेंज में बैंक निफ्टी पर कल के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 35,500 35,700 माफ़ कीजिएगा 37,500 37,700 ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी पर रुकावट दिखेगी और 36,500 36,700 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर दिखेगा और 37,500 37,700 रुकावट के तौर पर। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है ब्रॉडली, जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश कल करता हुआ दिख सकता है।
बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए और शो में शामिल होने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, ऑप्शन के जरिए हम तेजी का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे और कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन के लिए, क्योंकि देखिए तो मार्केट में जो भी एक आज के सेशन में ड्यूरिंग द डे एक करेक्शन देखने को मिला था, बट लोअर साइड पे जो बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है मार्केट में, जो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कॉल पुट के डेटा, वो ये दिखा रहे हैं कि मार्केट में 15,300 15,200 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हमें यहाँ पे लगता है कि अब ये मार्केट 15,400 15,500 की तरफ मूव होगा, तो 15,400 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन के लिए, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 48 रुपीज के आसपास। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 80 रुपीज से 85 रुपीज तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो तेजी का ट्रेड करना है 15,400 का वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री का फ्यूचर बाय करने की सलाह देंगे। आज स्टॉक ने करीब 4-5 दिन के कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया है। जिस तरीके से स्टॉक में आज मूव था लास्ट के हाफ एन आवर में, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा मूव और हायर साइड में देता हुआ दिखेगा। 1830-1840 तक के टारगेट हम सजेस्ट करेंगे कल के सेशन के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा 1765 का। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए। शो के अंत में संदीप जी आपके पास आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? यस, बिल्कुल एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स वीएसटी इंडस्ट्रीज, और ये स्टॉक मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे अब अवेलेबल है। जब मार्केट बहुत चल चुके होते हैं तो स्टॉक वैसा ढूंढना है जहां पे रिजल्ट जबरदस्त है, फंडामेंटल जबरदस्त है और एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी हुआ हो। तो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे ही हैं और टेक्निकली भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। अब मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो एक एमएनसी क्वालिटी की कंपनी है और राधा किशन जी दमानी की खुद की स्टेक थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी ऑल्सो करीब 31% के लगभग है। और ये आईटीसी की ये मान सकते हैं कि हम सिस्टर कंसर्न है ये। और बैट जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी उनकी स्टेक है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट सिगरेट प्लेयर है और चारमीनार और चाम्स जैसे फेमस ब्रांड्स और अच्छी ब्रांड लॉयल्टी है इनकी प्रोडक्ट्स के साथ भी कस्टमर्स की। और अब 17-18 का पी मल्टीपल, 57 से 58 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 58% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 42%, डिविडेंड यील्ड करीब 3% और पिछले 3 साल के अगर कैगर देखें तो 26%। ये सारे फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड आई फाइंड दिस स्टॉक टू बी वेरी वेरी चीप। एंड मुझे ऐसा लगता है पेग रेशियो भी 1.12% है, बिल्कुल लेना चाहिए। टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इस कंपनी ने ऐसे टफ माहौल में भी दिया 309 करोड़ का। सो ओवरऑल मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे ले और आराम से करीब 4250-4290 का टारगेट्स के लिए। ओके, वीएस इंडिया में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी शो में शामिल हुए एक बार फिर से और तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया। आज के लिए शो में बस इतना ही।